हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्फेरिकल मिरर स्टार्ट किया था ना। यस सर। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने पहले जो पढ़ा था वो मैं समराइज करवा देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर, ये दो कैटेगरीज अपन ने देखे थे स्फेरिकल मिरर्स के, और ये कुछ टेक्निकल टर्म्स अपन ने डिफाइन किया था, राइट, फॉर स्फेरिकल मिरर्स। देखो, इसमें किसी ने एक सवाल पूछा था कि प्रिंसिपल फोकस और फोकस में क्या फर्क होता है। प्रिंसिपल फोकस मतलब जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ये वाले रेस जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे, जो यहाँ पे तुम्हें दिख रही है डायग्राम में। तो ऐसे रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलेंगे, ये पॉइंट भी प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा, तो इसी को अपन प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे टाइप के फोकस भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं मान लो मैं प्रिंसिपल एक्सिस को ये डिफाइन कर रहा हूँ, और अगर कोई रेज पैरेलल है मगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, तो ऐसे रेज भी रिफ्लेक्शन के बाद एक किसी पॉइंट पे ही जाके हिट करेंगे, तो दैट पॉइंट विल बी रैंडम फोकस, सम अदर फोकस, बट नॉट प्रिंसिपल फोकस। बट अपन यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस से ही डील कर रहे हैं। ओके, सो वॉट एवर फोकस यू वर टॉकिंग अबाउट, दैट वाज प्रिंसिपल फोकस ओनली। सर आप क्या पढ़ा रहे हो? मतलब मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया, तो मैं आपने कुछ नहीं नया पढ़ा रहा हूँ अभी, मैंने कुछ नया स्टार्ट नहीं किया। मैं पिछले लेक्चर का ही सब कुछ रिवाइज करवा रहा हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, एपर्चर और फोकस। इस फोकस को अपन प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, एक ही बात है। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी लास्ट टाइम। कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है, राइट। केवल कुछ पूछना है तुम्हें? हाँ सर, एक बार फोकस का रिपीट करो ना। एक फोकस में किसी ने ग्रुप में पूछा था मुझे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो आई एम जस्ट सेइंग दैट जो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, उसी को अपन प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, जो फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा। So whatever rays which are parallel to the principal axis, after reflection वो प्रिंसिपल एक्सिस की पॉइंट से पास करेंगे, उसको अपन प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। बट अगर मान लो कोई कुछ रेस पैरेलल है मगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, खाली आपस में ही पैरेलल, तो ऐसे रेस रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे रेस भी एक पॉइंट से ही पास करेंगे, बट दैट पॉइंट विल बी सम रैंडम फोकस, नॉट प्रिंसिपल फोकस। अपन इस चैप्टर में प्रिंसिपल फोकस ही डील करने वाले। ओके, आकर्षित। सर अगर ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो सर वो फोकस से ही पास करेंगे, चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास हो या दूर हो। करेक्ट, वो फोकस ही पास करेंगे और उसी को अपन प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस मतलब फोकस लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, सिंपल। ओके इसमें सर। कंफ्यूज मत हो, ज्यादा कुछ ज्यादा समझने वाली बात है ही नहीं इसमें। यश। सर अगर पैरेक्सियल रेज नहीं होगी तो वो प्रिंसिपल फोकस से नहीं पास करेंगी ना, तो वो तो दूसरे करेक्ट, फोकस वो से पास फिर करेंगे। थोड़ा सा डिवेट कर जाएगी, उसमें फिर एरर्स आ जाएगा ना, ये सीखा था अपन ने। अगर पैरेक्शियल रेज नहीं है तो फिर एबरेशंस आ जाएगा, और यस सर। जो फोकस है वो थीटा एंगल पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके बट सर। अपन मोस्ट ऑफ द केसेस में पैरेक्शियल रेज ही मानेंगे एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही मानेंगे। तो ऐसे रेज यस सर। रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगे, जो प्रिंसिपल यस एक्सिस पे सर। लाई करेगा। यस सर, ओके, समझा। फिर इसके बाद अपन ने साइन कन्वेंशन डिफाइन किया था, द रेज विच आर अलोंग द इंसिडेंट डायरेक्शन। जो भी इंसिडेंट रेज होंगे उनका डायरेक्शन अपन पॉजिटिव मानेंगे, और उसके ऑपोजिट नेगेटिव। तो अगर मिरर इस तरीके से ओरिएंटेड है, इंसिडेंट रे अगर राइट की तरफ ट्रेवल करे तो अपन राइट को पॉजिटिव मान लेंगे और लेफ्ट को नेगेटिव। और हाइट्स को भी मेजर करते समय प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला हाइट अपन पॉजिटिव मानेंगे और उसके नीचे वाला हाइट नेगेटिव। और अपन ने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि अगर u या v पॉजिटिव रहा तो उसके इसमें करस्पॉन्डिंगली वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। u पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, u नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर v पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज और v नेगेटिव है तो रियल इमेज, राइट। और अपन ने ये मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था लास्ट टाइम, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसमें ये सारे पैरामीटर्स जो है v, u और f, इन सबको अपन को प्रॉपर साइन के साथ डालना होगा, और ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन द रेज आर पैरेक्शियल। तो अपन जब जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अपन मान के चलेंगे कि पैरेक्शियल रेज की बात चल रही। ओके,
ये कुछ एग्जांपल्स अपने लास्ट टाइम देखे थे, डेरिवेशन देखा था अपने मिरर फॉर्मूला का। कुछ पूछना चाहते हो केवल? आकर्षित? सर आप एक बार वो वाले पेज में जा सकते हो जहाँ पे आपने वो फोकस वो FEL2 R/2 प्रूफ किया था, उधर मुझे डाउट है। यहाँ पे टीटा हाँ को बस सर। छोटा मान लेंगे ना पैराशूट हाँ रेस के लिए। सर मुझे ये पैराग्राफ में डाउट है सर, वो फोकस इधर लिखा है कि ये डिफेक्ट है कि वो फोकस इंसिडेंट एंगल पे डिपेंडेंस है, तो वो डिफेक्ट है सर। पर वो डिफेक्ट कैसे हुआ? ये फॉर्मूला से दिख रहा है ना यार, टीटा पे डिपेंड कर रहा है। अगर टीटा को तू बड़ा कर देगा और टीटा को चेंज करेगा तो फोकस भी चेंज हो जाएगा। यस सर। तो इसलिए अपन वहाँ पे डिफेक्ट देख पा रहे हैं ना, सारे रेज एक ही पॉइंट से पास नहीं हो रहे, वो अलग अलग पॉइंट से पास हो रहे। देयर इज सम डिफेक्ट इन द कैलकुलेशन ऑफ फोकल लेंथ। ओके सर, बट समझा। अगर सारे रेज अगर मैं पैरेक्चुअल मान लूँ तो टीटा अपन बहुत ही स्मॉल मान लेंगे, तो वहाँ पे फोकल लेंथ की एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी विच इज R/2। और अपन इस चैप्टर में यही अज्यूम करके चलेंगे, फोकल लेंथ इज R/2। ओके अनलेस सर। अगर तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि रेस पैरेक्चुअल नहीं है तो बात अलग होगी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन पैरेक्चुअल ही मान के चलेंगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। और अपन ने अलग अलग टाइप के रेस के बारे में भी पढ़ा था लास्ट टाइम। 5 टाइप के रेस अपन ने देखे थे। रिफ्लेक्शन से पहले जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, और रिफ्लेक्शन से पहले जो रेस फोकस से पास कर रही वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। कॉन्केव में वो एक्चुअली फोकस से पास करेगी, और कॉन्वेक्स में इट विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, राइट। और ये बाकी के 3 रेस ये अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इसमें और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सो आज अपन कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों मिरर्स में ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशंस के अकॉर्डिंग इमेज कौन से पोजीशन पे फॉर्म होगा उसके बारे में सीखेंगे। ओके, ध्रुव कुछ पूछना है तुम्हें? ध्रुव? यस सर। सर आपने कल बोला था कि आप वो रे डायग्राम्स बना के बताएंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। हाँ, वो अपन देखेंगे बाद में, पहले अपन केसेस पढ़ेंगे अलग अलग, और फिर एंड में सारे केसेस के लिए अपन रे डायग्राम बना के देखेंगे। ठीक है, लेक्चर के ओके एंड में सर। करेंगे वो। यस सर, यस। अदिति तुम्हें कुछ पूछना है? So same thing. ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद कॉन्केव मिरर। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का लोकेशन अपन अज्यूम करेंगे, और ऑब्जेक्ट के गिवन लोकेशन के लिए इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा ये अपन प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हमारी मदद कौन करेगा? ये मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये मिरर फॉर्मूला कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो अगर पहला केस अपन कॉन्केव मिरर का ले रहे, कॉन्केव मिरर के लिए मुझे बताओ फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। नेगेटिव। तो इसका फोकल लेंथ में -f मान लेता हूं, क्योंकि f को मैं एज इट इज पॉजिटिव नंबर मान रहा हूं। तो अगर f पॉजिटिव मान रहा हूं तो फोकल लेंथ मुझे -f मानना चाहिए। और कॉन्केव मिरर के लिए जो मिरर फॉर्मूला होगा 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f के बजाय ये 1/-f हो जाएगा, राइट, वेयर f itself is positive। तो with this माइनस साइन ओवरऑल फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा इसका। और यहाँ पे अभी अपन अलग अलग केसेस देख रहे हैं। मान लो ये कॉन्केव मिरर है, और इस कॉन्केव मिरर के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अपन मार्क कर देते। ये पोल है, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस मतलब इसका लोकेशन -f पे होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोकेशन -2f पे होगा, राइट। और इसको मैं अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर, कॉन्केव मिरर के लिए मैं इसको रीजन 1 मान रहा हूँ, इसको रीजन 2, इसको रीजन 3, और कॉन्केव मिरर के राइट में मैं इसको रीजन 4 मान रहा हूँ। तो पहला कैसा है? अपने पढ़ा था लास्ट टाइम, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 times f, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना ही होगा ना। यस सर। तो ये -2f होगा और ये -f होगा, 2 times f। और केस 1 में
मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि u का जो वेरिएशन है वो माइनस इन्फाइनाइट से -2f हो रहा है, मतलब u जो है वो इस रीजन में लाई कर रहा है। ऑब्जेक्ट माइनस इन्फाइनाइट से -2f तक वेरी कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट जब रीजन 1 में लाई करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, ये अपन लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस में अगर मैं u को माइनस इन्फाइनाइट ले लूं और u की माइनस इन्फाइनाइट वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूं तो क्या मिलेगा अपन को, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन माइनस इन्फाइनाइट इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस f। व्हाट इज 1 अपॉन माइनस इन्फाइनाइट? ये जीरो। जीरो। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस f। मतलब u जब माइनस इन्फाइनाइट होगा, इफ u इज माइनस इन्फाइनाइट, उस समय v माइनस f होगा। v मतलब इमेज का डिस्टेंस माइनस f होगा, और माइनस f मतलब इमेज राइट में फॉर्म हो रहा है कि लेफ्ट पे? लेफ्ट। लेफ्ट। मतलब जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फाइनाइट पे था उस समय इमेज फोकस पे बन गया होगा माइनस f पे। हेलो सर। हाँ बताओ। और सर ये 4 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया है आपने? ऐसे ही इसको स्टडी करने के लिए, ऑब्जेक्ट अगर किसी एक रीजन में लाइक कर रहा है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा ये अपन को पता होना चाहिए ना। हाँ ऑब्जेक्ट अलग अलग लोकेशंस के लिए इमेज कौन कौन से लोकेशंस में फॉर्म हो रहा होगा, यस सर। सिस्टमैटिकली स्टडी करने के लिए मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और कोई रीजन नहीं। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताओ अगर मैं u की वैल्यू -2f कर दूं, इफ u इज -2f, और इसको अगर मैं मिरर फॉर्मूला में अप्लाई कर दूं 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन -2f इक्वल्स टू 1 अपॉन -f, तो यहाँ से 1 अपॉन v जो है वो 1 अपॉन -f प्लस 1 अपॉन 2f विच इज 1 अपॉन -2f। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ से v भी -2f के इक्वल आ गया, v भी -2f के इक्वल आ गया। तो मतलब u अगर -2f के इक्वल होगा तो v भी -2f के इक्वल आ जाएगा। इसका कोई रीजन है ऐसा क्यों हो रहा है? -2f मतलब कौन सा पॉइंट? सी। कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रेस मिरर से हिट कर रही होगी वो किस एंगल पे हिट कर रही होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, नॉर्मली हिट कर रही होगी, तो वो रेस वापस रिबाउंड हो जाएगी और अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, और जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे वो इमेज को बना देगी, राइट। तो केस 1 से अपन ने क्या सीखा, जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फाइनाइट से -2f तक मूव कर रहा है तो इमेज -f से -2f इस वाले रीजन में मूव करेगा। इस ऑब्जेक्ट का अगर लोकेशन यहाँ पे होगा तो इमेज का लोकेशन यहाँ पे होगा। ये समझ में आया केस 1 का रिजल्ट? और सर एक और एक डाउट है। बताओ। सर हमने पहले से ही -f क्यों लिया? मतलब वो पता है माइनस क्यों लेते हैं, लेकिन मतलब जैसे कि वो x का वैल्यू अगर x में, तो x का वैल्यू नेगेटिव आएगा ना, -x का वैल्यू। मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया ना, मैंने f को पॉजिटिव मान लिया, f को मैंने एक पॉजिटिव नंबर अज्यूम कर लिया, और तुम्हें ये विजुअली दिखाई दे कि यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसलिए मैं उसको -f अलग से लिख रहा हूँ। वैसे तेरा लॉजिक सही है, तेरा लॉजिक भी सही है कि अगर f के अंदर ही माइनस साइन इंक्लूडेड है, तुम फोकल लेंथ को ही जैसे -10 सेंटीमीटर बोल सकते हो, हाँ सर। तो अलग से -f लिखने की जरूरत नहीं थी। यही बोल हाँ रहे हो सर। ना? हाँ यही बोल रहा था। मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने बोला कि f को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, f इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ, ओके को ओके मैं सर। हाँ फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड मान रहा हूँ, इसलिए उसको अलग से माइनस साइन दिखाने के लिए मैं -f लिख रहा हूँ। समझा अभी? हाँ सर, समझ गया। हाँ सर, थैंक यू। ओके, सो दिस इज केस 1। केस 1 में ऑब्जेक्ट जब रीजन 1 में लाई करेगा, माइनस इन्फाइनाइट से -2f तक मूव करेगा, तो इमेज -f से -2f इस तरफ मूव कर जाएगा। ये लॉजिक समझ में आया? यस सर। अभी सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में मुझे बताओ ऑब्जेक्ट को कहां से कहां वेरी करवाएंगे अपन? -2f से -2f to -f। वेरी गुड, -2f से -f, और ये डायग्राम मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ अगले स्लाइड में, और सेकंड केस को स्टडी करते हैं। और भी कुछ कॉमन पॉइंट्स कॉपी कर लेते। दिस पॉइंट इज आल्सो कॉमन, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ पॉजिटिव, एंड सेम मिरर फॉर्मूला। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट को अपन रीजन 2 में लाई करवा देंगे,
So object is starting from -2f और वो -f की तरफ मूव कर रहा है, मतलब फोकस की तरफ मूव कर रहा है। बट मुझे बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट का लोकेशन तुम्हें फोकस के लेफ्ट में दिखाई दे रहा है राइट में? लेफ्ट में। तो जब वो फोकस को अप्रोच कर रहा है तो फोकस को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा होगा, राइट? ऑब्जेक्ट इज सर अप्रोचिंग। ये पॉइंट समझा नहीं, आप क्या बोले? मैं बोल रहा हूँ सेकंड केस में जब मैं ऑब्जेक्ट को -2f से -f तक वेरी करवा रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट फोकस को कहाँ से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? सर वेरी कराना मतलब मूव कराना ना? मूव करवाना, यस। ऑब्जेक्ट के अलग अलग लोकेशंस अपन देख रहे, कौन से रीजन में? रीजन 2 में, -2f से -f। ओके, तो केस टू में क्या होगा? यहाँ पे भी अपन एक्सट्रीम पॉइंट्स को स्टडी कर लेते। जब ऑब्जेक्ट -2f पे होगा, मतलब जब u -2f होगा, इसका रिजल्ट क्या आया था? v किसके इक्वल था? -2f -2f. v -2f की तरफ। अभी जब u -f को टेंड करेगा, देखो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें। लेट अस से, जस्ट फॉर एग्जांपल, लेट अस से फोकल लेंथ इज -10 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ जब ऑब्जेक्ट फोकस के बहुत नजदीक होगा, मैं ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फोकस पे नहीं मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि ऑब्जेक्ट फोकस के बहुत ही नजदीक है। द ऑब्जेक्ट इज टेंडिंग टू फोकस, जैसे तुमने कैलकुलस में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट फोकस को टेंड कर रहा है। तो u की वैल्यू जो है वो 10 के बहुत ही नजदीक होगी, मगर 10 के नजदीक वो कैसी होगी? -10.0001 होगा या -9.999 होगा? क्या लगता है इनमें से कौन सा वैल्यू सुटेबल होगा u के लिए? -10.0001 -10.0001, क्योंकि वो फोकस को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है। तो u का जो डिस्टेंस है, u का जो मैग्नीट्यूड है, वो फोकल लेंथ से स्लाइटली बड़ा होगा। ये बात समझ में आती है सबको? u विल बी -10.001 सर छोटा होगा ना? साइन के साथ छोटा होगा, बट मैग्नीट्यूड तो बड़ा होगा ना विदाउट साइन। यस सर। डिस्टेंस तो बड़ा होगा ना ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ से, मैग्नीट्यूड वाइज। यस सर। और अभी अगर सर मतलब फोकल लेंथ के लेफ्ट में रहेगा ना? यस, फोकस के लेफ्ट में रहेगा। सर मेरे Object को यहाँ पे केस कहीं तो 2 होगा। अभी तक समझा नहीं। मैंने केस 2 अभी स्टार्ट ही किया, समझाया नहीं मैंने अभी तक। मैं खाली इतना बोल रहा हूँ, नहीं अभी तक जो भी आपने दिखाया बस इतना समझा कि लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है फोकस लेफ्ट को। से अप्रोच कर रहा है, बस इतना ही समझा मैंने, और कुछ समझाया भी नहीं। ये तो कि मैंने एग्जांपल आपने क्या दिया? अरे भाई सुन तो ले पहले मेरी बात। ये वाला जो रिजल्ट है ये तो मैंने केस 1 का ही कॉपी किया ना, ये तो समझ में आ गया। हाँ सर, हाँ। अभी एक सेकंड सुन लो मेरी बात। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि फोकल लेंथ, मैं ऐसी रैंडमली एक वैल्यू तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। मैं जो कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकंड अपना माइक सब लोग ऑफ कर दो प्लीज। फोकल लेंथ अगर मैं -10 ले लूँ तो इस केस में u की वैल्यू -10.001 मान सकते हैं अपन, अगर ऑब्जेक्ट फोकस के बहुत ही नजदीक है। और अगर मैं मिरर फॉर्मूला अप्लाई करूँ 1/v प्लस 1/u, u को मैं -10.001 ले लूंगा इक्वल्स टू 1/-10, और इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा? 1/-10 प्लस 1/10.001। एक्चुअली खाली तुम्हें एग्जांपल के लिए मैं 10.001 ले रहा हूँ, तुम 10.00 कितने भी जीरोस लगा दो, आगे 1 लगा दो। बट इन आइदर केस मुझे बताओ, ये जो सम है, ये सम डेफिनेटली एक बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, जीरो को अप्रोच करेगी, जीरो के बहुत ही नजदीक होगी। बट इसका साइन क्या होगा? ये जीरो को पॉजिटिवली अप्रोच करेगी या नेगेटिवली? नेगेटिव होगा। कैन आई से 1/v इज अ वेरी स्मॉल नेगेटिव नंबर, वेरी स्मॉल नेगेटिव नंबर। तो v को प्लस इंफिनिटी बोलना सही होगा या माइनस इंफिनिटी? अगर 1/v बहुत ही छोटा सा नेगेटिव नंबर है तो कहना है से v विल बी माइनस इंफिनिटी, v विल टेंड टू माइनस इंफिनिटी। मतलब जब ऑब्जेक्ट फोकस को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस के जस्ट लेफ्ट में, उसने फोकस को क्रॉस नहीं किया, वो फोकस के राइट में नहीं गया, वो फोकस के लेफ्ट वाले रीजन में ही है, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस के बहुत ही नजदीक लेफ्ट साइड से आ रहा होगा तो इमेज माइनस इंफिनिटी पे फॉर्म हो रहा होगा। ये लॉजिक समझ में आया? इस लॉजिक में कुछ डाउट है अभी पूछ लो, ये वाले एग्जांपल में। सर वेरी स्मॉल नंबर कैसे? 1/-10 और 1/10.00001 लगभग जीरो ही होगा ना, जीरो के बहुत नजदीक होगा। कैलकुलेटर में हाँ ट्राई। सर, हाँ सर समझा। साथ में वो नेगेटिव भी होगा क्योंकि 1/-10 नेगेटिव वाला जो नंबर है वो मैग्नीट्यूड में बड़ा है,
तो ये डोमिनेंट रहेगा ना 1/-10। तो ये बहुत ही छोटा नेगेटिव नंबर होगा। यू कैन वेरीफाई दिस ऑन योर कैलकुलेटर। तो अगर ये बहुत ही छोटा नेगेटिव नंबर है तो v माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत ही बड़ा नेगेटिव नंबर होगा। दैट मीन्स केस 2 में जब ऑब्जेक्ट माइनस एफ के इक्वल होगा बट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इट इज अप्रोचिंग फोकस फ्रॉम लेफ्ट साइड, उस केस में v की वैल्यू क्या होगी? माइनस इनफाइनाइट। तो केस 2 का जो इमेज है वो कैसे दिखाई देगा? ऑब्जेक्ट -2f से -f जा रहा है और इमेज -2f से -∞ जा रहा होगा। ये केस 2 का डायग्राम समझ में आया सबको? कोई डाउट है तो पूछ लो। हेलो सर, 9.99 वाले को क्या हुआ? 9.99 इस केस में नहीं होगा ना। 9.99 मतलब ऑब्जेक्ट फोकस के राइट में आ गया होगा। मुझे बता कि अगर ये डिस्टेंस 10 है, 10 सेंटीमीटर, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो फोकस से लेफ्ट वाला जो पॉइंट है जस्ट लेफ्ट में, क्या इस हाँ डिस्टेंस सर। को मैं 9.99 लूंगा या 10.01 लूंगा? हाँ 10.01 सही सही है सर। ओके हाँ हर्ष, सर मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि सर वो फोकस के बहुत ही क्लोज है, इसलिए रेज नियरली पैरेलल हो जाते हैं और फिर Yes. इमेज बहुत दूर। परफेक्ट। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि रेज फोकस के बहुत ही नजदीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद द रेज विल बी ऑलमोस्ट पैरेलल, और ऐसे रेज जो है वो इमेज माइनस इनफाइनाइट पे फॉर्म करेगी। समझा ये लॉजिक? केवल सर एक बार केस 1 और केस 2 का फाइनल समरी दे दोगे क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। देख, केस 1 में अपन ने सीखा था जब ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट से -2f तक वेरी करेगा, मूव करेगा, माइनस इनफाइनाइट से -2f, तो उसके करस्पॉन्डिंग इमेज का जो मूवमेंट है वो -f से -2f आ रहा है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर रीजन 1 में लाई कर रहा है तो इमेज रीजन 2 में लाई करेगा। ये अपन ने सीखा था केस 1 से। और केस 2 से अपन ने ये सीखा कि ऑब्जेक्ट अगर रीजन 2 में लाई कर रहा है तो इमेज रीजन 1 में लाई कर रहा होगा। ऑब्जेक्ट अगर -2f से -f मूव कर रहा है तो इमेज -2f से -∞ मूव कर रहा होगा। ओके सर मतलब अगर ऑब्जेक्ट सर ऑर्डर में, वापस बोलो। सर रेज एंड करके। अच्छा रेज एंड कर लो, ठीक है। शुभम बताओ क्या पूछ रहे हो? तो मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था, वो -10.0001 कैसे आया? मैंने खाली एग्जांपल दिया था यार इधर, एक -10.001। अगर मैं फोकल लेंथ को -10 मान लूं, ये डायग्राम देख, ये डायग्राम में अगर मैं फोकल लेंथ को -10 मान रहा हूं और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट इज जस्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ फोकस, ऑब्जेक्ट इज जस्ट टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ फोकस, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 10 से स्लाइटली बड़ा हो जाएगा, 10.001 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं u को -10.0001 ले सकता हूँ और फोकल लेंथ को -10 ले सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं मिरर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो अपन क्या नोटिस करते? v की वैल्यू माइनस इनफिनिट आ जाएगी। 1/v विल बी अ वेरी स्मॉल नेगेटिव नंबर। समझा अभी? यस सर, थैंक यू। ध्रुव, हेलो सर। सर जब हम लोग ऑब्जेक्ट फोकस के थोड़ा सा नजदीक लेंगे लेफ्ट साइड में तो अपने को इमेज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे आएगा यही, और जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेंगे तो अपने को इमेज भी उधर ही आएगा, है ना सर? परफेक्ट परफेक्ट, यही अपन ने सीखा इस केस में। तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ मूव कर रहा है तो इसका जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से माइनस इनफिनिट तक पहुंच जाएगा। समझो? सर तो मतलब क्या अगर कंक्लूड कर रहे हैं? अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाई करेगा तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म हो जाएगा टुवर्ड्स माइनस इनफिनिटी। ऑब्जेक्ट अगर इस रीजन में लाई कर रहा है तो इमेज इस रीजन में लाई करेगा ना, यही सीखा अपन हाँ ने। सर, हाँ सर। ओके सर और ऐसा बोल सकते हैं क्या, जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये दूर जाएगा ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ जाएगा उतना ही ये इधर जाएगा नहीं बोल सकते इन्फिनिटी ना, की ये तरफ। बोलना बहुत ही गलत होगा क्योंकि लीनियर नहीं है ना। और तू लॉजिकली सोचना कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक जा रहा है तो क्या इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेफ्ट में उतना ही एफ डिस्टेंस जाएगा या ज्यादा जाएगा? उतना नहीं, उतना ही नहीं बोलना था मेरे को, मतलब इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ऐसा हाँ मोशन। डायरेक्शन वाइज बोल सकते हैं बट मैग्नीट्यूड वाइज तो डेफिनेटली इमेज ज्यादा फास्ट भाग रहा है ना। यस सर, ऑब्जेक्ट तो थोड़ा ही मूव कर रहा है बट इमेज तो काफी ज्यादा मूव कर गया।
तो देखो एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, काफी लोगों में ये मिसकंसेप्शन होता है, ये अज्यूम मत करना कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से 2 सेंटीमीटर राइट में गया तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर लेफ्ट में जाएगा, ये बोलना गलत होगा, ठीक है। अपन खाली रीजन को स्पेसिफाई कर रहे कि कौन से रीजन में इमेज फॉर्म होगा। इज केस 2 क्लियर फॉर एवरीवन नाउ? पर सर आपने बताया था कि प्रिंसिपल और मतलब सर आपने एक प्रिंसिपल बताया था, मैं भूल गया हूँ नाम सर, कि Principle of- ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो इमेज उसी जगह फॉर्म होगा। करेक्ट, वो चीज भी यहाँ पे वेरीफाई हो रही है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। हाँ सर, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो रिवर्सिबिलिटी। तुम देख पा रहे हो केस 1 और केस 2 इस प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब बेसिकली जब इमेज रीजन 1 में था, इमेज जब रीजन 1 में, सॉरी ऑब्जेक्ट जब रीजन 1 में था तो इमेज रीजन 2 में फॉर्म हो रहा है, और यस सर। जब रीजन 2 में तो इमेज रीजन 1 में फॉर्म हो रहा है, तो ये प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो रहा है ना इधर भी। सर लेकिन अभी आपने कहा कि 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि इमेज भी 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा। हाँ, तो वो चीज तो नहीं है ना प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, दैट इज डिफरेंट। वो तो तू डिस्टेंसेस को इक्वल कर, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो इमेज सेम डिस्टेंस पे बना जरूरी नहीं है ना, और वो चीज यहाँ पे भी नहीं हो रही थी, तो दोनों जगह ही नहीं हो रही ना वो चीज, यहाँ पे भी वो चीज नहीं हो रही। ओके सर। अपन इस पे एग्जांपल्स देखेंगे ना जब न्यूमेरिकल वैल्यूज डाल के, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। यश, सर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या था, वो रे ट्रेसिंग का जो 5 पॉइंट था वही था क्या? उसी में अपन ने एक चीज कंक्लूड की थी कि अगर ऑब्जेक्ट किसी एक लोकेशन पे और उसका इमेज अगर किसी और लोकेशन पे फॉर्म हो रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट को मैं इमेज के लोकेशन पे डाल दूं तो अभी जो इमेज फॉर्म होगा वो पुराने ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे फॉर्म होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं सर, आप वापस रिपीट कर सकते हो। मान ले ये प्लेन मिरर है और यस ऑब्जेक्ट सर। को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ, यस इसका सर, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? 5 सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर सर। इधर फॉर्म हो जाएगा। अगर मान ले केस 2 में मैं रेस को ऐसे हिट करवा रहा हूँ सच दैट वर्चुअल ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म होगी, यस सर। तो इसका जो इमेज है वो 5 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा। यस सर। तो इसी को अपन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोल रहे हैं। मतलब बेसिकली जब तूने ऑब्जेक्ट को इमेज के लोकेशन पे रख दिया तो यस सर। इमेज भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन पे आ जाएगा, यस दोनों ने सर। अपने पोजीशंस रिवर्स कर ली। यस Okay. सर। सर तो फिर वो वाले एग्जांपल में ये कैसे हो रहा है प्रूफ? अभी तक मैंने कुछ प्रूव नहीं किया है, उसको छोड़ दो अभी के लिए, इट्स ओके, वो समझने Okay, की sir. जरूरत नहीं है। फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई एम ट्राइंग टू टीच। केस 1 केस 2 समझ में आ गया तुम्हें? यस सर, समझा। केस 1 में जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिट से माइनस 2f पे लाई करेगा तो इमेज माइनस f से माइनस 2f यहाँ पे आ जाएगा, एंड केस 2 में जब ऑब्जेक्ट रीजन 2 में लाई करेगा तो इमेज रीजन 1 में फॉर्म हो जाएगा। अभी केस 3 देखते हैं, मुझे बताओ केस 3 में ऑब्जेक्ट का क्या रेंज लेना चाहिए मुझे? F2 पोल। F2 पोल। F2 पोल, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट को अपन रीजन 3 में लाई करवा देंगे, तो केस 3 के लिए भी इस डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को अभी F से पोल वेरी करवा दो। ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन है, अभी ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट फोकस के हमेशा लेफ्ट में होगा या राइट में होगा? राइट में। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट हमेशा फोकस के राइट में होगा, ठीक है। एंड सेम मिरर फॉर्मूला, और यहाँ पे भी सेम एग्जांपल ले लेते जो अपन ने प्रीवियस केस में लिया था, ये सेम एग्जांपल, बट यहाँ पे u की वैल्यू
कौन सी अप्रोप्रिएट होगी, -10.001 या -9.99? -9.99, वेरी गुड। तो यहाँ पे जब अपन कैलकुलेशन करेंगे, कैन यू टेल मी द फाइनल रिजल्ट, क्या लगता है v किस पे फॉर्म होगा, v की वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, प्लस या माइनस? प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा, माइनस प्लस इनफाइनाइट। करेक्ट। तो यहाँ प्लस पे u की वैल्यू -9.99 ले लो, और तुम नोटिस करोगे कि जो फाइनली v होगा ना, 1/v जो होगा वो दैट विल बी अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ये -9.999 ले लेंगे इस केस में। सर कैसे आया एक और बार बताओ, मतलब मैं जैसे बता- लास्ट इसमें आपने दिखाया था कि 9.99 क्यों नहीं ले सकते, अभी बता सकते हो कि बता रहा हूँ, कैसे देख आया? डायग्राम देख, डायग्राम में अगर हाँ सर। लेंथ अगर मैं 10 मान रहा हूँ तो ये 10 होगा, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या लेना सही होगा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस के बहुत नजदीक है मगर राइट साइड से, हाँ सर, इसको लेफ्ट के बदले right side से। 9.99 होगा फिर। हाँ तो 9.999 लेना सही होगा ना इस केस में। यस सर, यस सर। सर कैसे, वापस नहीं समझा वो देख 9.9? फोकल लेंथ अगर 10 है और Yes, ऑब्जेक्ट sir. अगर फोकस के जस्ट राइट में लाई कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, यस तो सर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से 10 से स्लाइटली बढ़ेगा या कम हो जाएगा, स्लाइटली कम हो जाएगा ना ये, हाँ यस सर, कम हो जाएगा तो बराबर। इसीलिए u -9.99 हो जाएगा। ठीक है ध्रुव, सर हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे क्यों नहीं ले सकते? एग्जैक्टली फोकस में अपन बता नहीं पाएंगे क्या होगा, इसीलिए मैं फोकस से जस्ट लेफ्ट में ले रहा हूँ और फोकस से जस्ट राइट में ले रहा हूँ, वो Sir, केसेस ऐसा- अपन स्टडी कर रहे हैं, मैं बताऊंगा उसके बारे में, मैं बताऊंगा, अभी के लिए रुक जाओ, अभी के लिए मैं जो बता रहा हूँ पहले वो समझ लो। ओके सर। अभी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट फोकस के जस्ट राइट में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली ये प्लस हो जाएगा ना RHS में आके, सो दिस विल बिकम अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो इमेज प्लस इंफिनिटी पे फॉर्म हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको अभी? तो पिछले एग्जांपल में जो अपन ने केस लिया था, उस केस में u was -f फ्रॉम द लेफ्ट साइड। केस 3 में अपन क्या करेंगे, u को -f कौन से साइड से करवाएंगे, u is -f फ्रॉम द राइट साइड, और जब u -f के इक्वल होगा फ्रॉम द राइट साइड, उस केस में v की वैल्यू माइनस इंफिनिट से क्या बन जाएगी, जब वो -f के इक्वल लेफ्ट साइड से था तब v माइनस इंफिनिट था, बट जब वो -f के इक्वल राइट साइड से आ रहा है तो v की वैल्यू किसके इक्वल होगी, प्लस इंफिनिट। और u को -f से कहाँ वेरी करवाएंगे, पोल तक, और पोल पे u कितना हो जाएगा, 0। एट पोल u विल टेंड टू 0। तो देखो अगर मैं ये मिरर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, 1/v प्लस 1 समथिंग विच इज टेंडिंग टू 0, h मान लेते, इक्वल्स टू 1/f, तो तुम देख पा रहे हो इस फॉर्मूला से v भी 0 को टेंड करेगा। क्या एग्जैक्ट 0 वैल्यू डिफाइंड होगी u की इस फॉर्मूला में, क्या u को अपन एग्जैक्टली 0 पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूला में, क्या 1/0 डिफाइंड होता है? No, sir. डिफाइंड, इसलिए मैं ये वाला एरो यूज कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ इक्वल्स टू आई एम यूजिंग द साइन ऑफ टेंड्स टू, मतलब u 0 के बहुत नजदीक जा रहा है, तो v भी 0 के बहुत नजदीक चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट का वेरिएशन रीजन 3 में हो रहा है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस से पोल की तरफ जा रहा है, तो इमेज कहां से कहां जाएगा बताओ, प्लस इंफाइनाइट से पोल, ये इमेज का लोकेशन हो जाएगा। ये वाला केस समझ में आया सबको? व्हेन ऑब्जेक्ट वाज जस्ट टुवर्ड्स राइट ऑफ फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट वाज जस्ट टुवर्ड्स राइट ऑफ फोकस, image was at plus infinity, and when object is coming near to the pole, image will also come near to the pole। जब u 0 को टेंड करेगा तब v भी 0 को टेंड कर जाएगा। सबको समझा ये केस? नहीं समझा क्या नहीं समझा बताओ? सर, ये v 0 कैसे आया, दूसरा केस नहीं समझा। अच्छा v 0 कैसे है, देख 1/v कितना हो जाएगा, 1/v will be 1/f minus 1/h। h क्या है, h 0 को टेंड कर रहा है, तो 1/v इनफाइनाइट को टेंड करेगा, माइनस इनफाइनाइट को, और ऐसा होने के लिए v भी 0 को टेंड करना चाहिए। मुझे बता, किसी कांस्टेंट को अगर तू माइनस इनफाइनाइट से सब्ट्रैक्ट करेगा, किसी फाइनाइट नंबर को अगर तू इन्फिनिटी से सब्ट्रैक्ट करेगा, तो आंसर माइनस इनफाइनाइट ही आएगा ना। हाँ सर। अभी समझ में आया? यस सर। सर h क्या है इसमें?
H मतलब जीरो मान लो, जीरो के बहुत नजदीक। H मतलब वेरी क्लोज टू जीरो। तुमने इनफाइनाइट सिंबल के बारे में पढ़ा होगा ना कैलकुलस में, इनफाइनाइट सिंबल क्या होता है? नहीं सर। क्या बात कर रहे हो यार, इनफाइनाइट सिंबल नहीं पढ़ा तुमने? पढ़ा पढ़ा है। पढ़ा है पढ़ा है नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। सर। ठीक पढ़ा है, पढ़ा हमने। डेसिमल। डोंट आर्ग्यू, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी समझ लो कि इनफाइनाइट सिंबल इज वेरी क्लोज टू जीरो, सम नंबर विच इज वेरी 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 क्लोज टू जीरो। तो अगर h जीरो के बहुत नजदीक है तो 1/h किसके नजदीक होगा? 1/h इनफाइनाइट के नजदीक होगा। इनफाइनेटिसिमल। यस, 1/h विल टेंड टू सर इनफाइनाइट। H ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है क्या? इनफाइनेटिसिमल। हाँ, h जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बट वेरी क्लोज टू जीरो। तो उस केस में v भी वेरी क्लोज टू जीरो आ जाएगा ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ये बात समझ में आई सबको अभी? देखो यार, एक सिंपल सा मैं तुम्हें लॉजिक बता रहा हूँ, एक काम करो, इसको जीरो ही पुट कर दो। आई थिंक काफी लोग कंफ्यूज हो रहे। फॉर्मूला में u को जीरो ही पुट कर दो, बट अपने बैक ऑफ द माइंड में ये चीज ध्यान रखो कि वो जीरो नहीं है, जीरो के नजदीक है। तो 1/v प्लस 1/0 इक्वल्स टू 1/-f। यहाँ पे एक्चुअली -f लिखेंगे। तो 1/v कितना आ जाएगा? 1/-f माइनस 1/0। दिस नंबर विल बी इंफिनिटी। तो समथिंग माइनस इंफिनिटी विल बी माइनस इंफिनिटी। तो v जीरो के इक्वल हो जाएगा ना। काफी लोग मुझे चैट पे पूछ रहे हैं कि इंफिनिटी तो डिफाइन होता ही नहीं। यू आर करेक्ट, इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट टेंडिंग टू जीरो। मैं यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो नहीं मान रहा, ऑल्दो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो लिख रहा हूँ, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट आई एम अज्यूमिंग दिस टू बी वेरी नियर टू जीरो। ये वाला जो नंबर है इसको मैं जीरो के नियर मान रहा हूँ। तो 1/v जो होगा वो भी इंफिनिटी के नियर आ जाएगा। तो फाइनली जो v है वो भी जीरो के नियर आ जाएगा। दैट मीन्स अगर u जीरो के नजदीक जा रहा है तो v भी जीरो के नजदीक आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही तुम्हें अभी? So this is the case 3 when object is going from focus to pole, image will go from plus infinity to pole. Okay, समझ में आया केस 3? अगेन मैं केस 1 केस 2 केस 3 रिवाइज करवा देता हूँ। देखो केस 1 में अपन ने क्या सीखा था, ऑब्जेक्ट का वेरिएशन कहाँ से कहाँ था, -∞ से -2f। इमेज कहाँ से कहाँ जा रहा था, -f से -2f। मुझे बताओ केस 1 में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइन कैसा है? ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइन कैसा है? u और v माइनस नेगेटिव। दोनों नेगेटिव है। तो अगर u और v दोनों नेगेटिव है, दैट मींस ऑब्जेक्ट कैसा और इमेज कैसा, दोनों रियल मान सकते हैं अपन? यस सर। रियल। ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है केस 1 में। व्हाट अबाउट केस 2? केस 2 में भी ऑब्जेक्ट इमेज दोनों नेगेटिव है, u और v दोनों नेगेटिव है। यस। दैट मींस अगेन रियल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है। व्हाट अबाउट केस 3? ऑब्जेक्ट का साइन कैसा है, u इज नेगेटिव, बट व्हाट अबाउट v? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इमेज राइट में बन रहा है, दैट मींस v इज पॉजिटिव। मतलब कैसा केस होगा ये? ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा? रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन रहा है। ये तीन केसेस सबको समझ में आ गए अभी? निशिम? सर मुझे तो एक डाउट ये है सर कि फोकस पे हुआ ऑब्जेक्ट तो फिर हाँ, अभी देख, अभी ये डाउट अपन क्लैरिफाई कर सकते हैं। किसी और ने भी पूछा था ये डाउट पहले। अपन अभी देख फोकस के जस्ट लेफ्ट में और फोकस के जस्ट राइट की बात कर। अगर एग्जैक्ट फोकस पे होगा ना तो अपन प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि इमेज इनफाइनाइट पे है कि -∞ पे। उसका रीजन समझ लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसका रीजन। अगर मान ले ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट फोकस पे हो गया, एग्जैक्ट फोकस पे, तो यहां से जो भी रेस जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद ये रेस कैसे बन जाएगी? एग्जैक्टली पैरेलल। कैन आई से दिस रे इज एग्जैक्टली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस? और अभी इस रे का जो इमेज होगा ना उसको परसीव करने के दो तरीके होंगे। आई कैन आइदर से दैट दिस रे इज फॉर्मिंग इमेज एट -∞,
या फिर इसी रे को मैं बैक ट्रेस करके बोल सकता हूँ कि ये वाला जो रे वो प्लस इन्फिनिटी पे भी इमेज बना रहा होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली फोकस पे, क्या तुम प्रेडिक्ट कर पाओगे इमेज प्लस इन्फिनिटी पे है कि माइनस इन्फिनिटी पे, या दोनों हो सकता है, फ्लक्चुएट। हाँ सर समझा सर। इट कैन बी एनीथिंग, तुम प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। एग्जैक्ट फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तुम दोनों प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मान ले ऑब्जेक्ट फोकस से जस्ट लेफ्ट में, स्लाइटली लेफ्ट में, तो यहाँ से जो रेज निकलेगी, मैं इसके नीचे ही एक और डायग्राम बना देता हूँ, देखो सब लोग। ऑब्जेक्ट का लोकेशन अगर मैं जस्ट फोकस के लेफ्ट में मान लूं, डायग्राम देखो अभी इसके नीचे जो मैं बना रहा हूं, ऑब्जेक्ट का लोकेशन अगर मैं फोकस से जस्ट लेफ्ट में लूं, हमने जो केस देखा था उसके अकॉर्डिंग इमेज कहां पे बन रहा था इस वाले केस में, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? माइनस इन्फिनिटी। So what will happen in this case is, after reflection, the ray which was originally going parallel, रेफरेंस के लिए मैं वापस सेम पैरेलल बना लेता हूँ, अभी ये रे पैरेलल से स्लाइटली नीचे होगी या स्लाइटली ऊपर होगी? स्लाइटली नीचे होगी। नीचे होगी। स्लाइटली नीचे होगी। तो क्या ये वाली रे प्लस इन्फिनिटी पे मीट कर पाएगी? नहीं सर। It will not be possible. It will be meeting at माइनस इन्फिनिटी। समझा ये लॉजिक? अगर ऑब्जेक्ट फोकस से जस्ट लेफ्ट में है तो वो इमेज को डेफिनेटली माइनस इन्फिनिटी पे बना पाएगा, ये अपन बोल सकते हैं। और उसी लॉजिक से अगर ऑब्जेक्ट फोकस के जस्ट राइट में है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? सर माइनस इन्फिनिटी के सर लास्ट केस में सर ये तो मतलब अभी बन जाती ना। अरे ये रे जो तेको दिख रहा है वो भले तेको नॉन पैरेलल दिख रहा है, बट ऑलमोस्ट ये भी पैरेलल ही होगा ना यार, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस के बहुत ही स्लाइटली लेफ्ट में रखा। मतलब बहुत माइनर डिफरेंस है, बहुत माइनर डिफरेंस है पैरेलल और उसमें। माइनर डिफरेंस है, ये एंगल लगभग जीरो ही होगा। ये वाला जो एंगल है ना थीटा, दिस इज नेग्लिजिबल, इट इज टेंडिंग टू जीरो। तो ये भी लगभग पैरेलल होगी, मगर फिर भी अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना पैरेलल रे भी ये माइनस इन्फिनिटी पे ही मिलेगी फॉर दिस केस। हाँ सर। और वैसे तो फिर ये इन्फिनिटी को क्यों नहीं लाइक होगा, क्योंकि वो थीटा तो ऑलमोस्ट जीरो। बट थोड़ा तो नीचे बेंड हो गया ना यार। ओके। ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस को मीट कर पाएगी राइट में या लेफ्ट में मीट करेगी? जो रे मैंने येलो में मार्क किए, अगर उसको प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करना होगा, भले इनफाइनाइट पे मीट करे, तो तुम क्या प्रीफर करोगे, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट? कहां पे मीट करने के चांसेस होंगे इस रे? माइनस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट पे इमेज बन जाएगा। और वैसे अगर ऑब्जेक्ट को तुम फोकस के जस्ट राइट में रखते हो तो क्या लगता है रिफ्लेक्शन के बाद रे स्लाइटली अपवर्ड बेंड हो गया डाउनवर्ड? अपवर्ड। पैरेलल से अपवर्ड। इस केस में वो स्लाइटली अपवर्ड बेंड होगी पैरेलल से। भले मैं यहाँ पे एग्जैगरेट कर रहा हूँ, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट इवन दिस रेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल। ऐसा नहीं है कि ये इतना इंक्लाइन हो गया और यहाँ पे मिल जाएगी। दिस रेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल and it will form image at which location, plus infinity or minus infinity? Plus infinity। ये वाली जो रेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद अगर स्लाइटली अपवर्ड्स भी बेंड हो रही तो उसको बैक ट्रेस करके राइट साइड में अपन मीट करवा पाएंगे, तो ये प्लस इन्फिनिटी पे मीट होगी। आकर्षित बताओ क्या डाउट है? सर हम लोग ने जब टेंथ में ये सारे केसेस देखे थे और हम लोग ने डायग्राम्स बना के रिजल्ट निकाले थे, और सर डायग्राम के रिजल्ट और फॉर्मूले के रिजल्ट बहुत अलग आए हैं। अच्छा, तो 10th में तूने क्या रिजल्ट निकाले थे, वो मैच नहीं हो रहे? यस सर। व्हाट व्हिच रिजल्ट इज नॉट मैचिंग, टेल मी। सर जैसे कि बिटवीन सी एंड एफ में बियॉन्ड सी बनेगा। तो वही तो आ रहा है यार अपना भी, बिटवीन सी एंड एफ, केस 2 वही तो है। नहीं लेकिन सर अगर जस्ट थोड़ा एफ के थोड़ा पहले होगा तो फिर वो माइनस इन्फिनिटी हो जाए। तो वो भी तो बियॉन्ड सी है भाई, माइनस इन्फिनिटी भी तो बियॉन्ड सी तो है। क्या मैच नहीं हो रहा इधर? अगर ऑब्जेक्ट -2f और -f के बीच में लाई करे, -2f और -f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बन रहा है। इवन माइनस इन्फिनिटी बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी ऑफ बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट?
यस सर। ऑल्दो तूने स्पेसिफिकली ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ा होगा 10 में, बट अभी तो तेरे को समझ में आ रहा है ये भी उसी केस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो तूने पढ़ा है, यस कॉन्ट्रडिक्शन सर। नहीं है इधर। ओके, यस तो सर। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 ये सब समझ में आ गया सबको फॉर कॉन्केव मिरर्स? यस सर। देखो अपन ने वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था ना फर्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे रेज अपीयर टू मीट हो रही, और वो कैसे अपीयर टू मीट होगी उसकी फिक्र मत करो, वो अपन एग्जांपल्स में देखेंगे, बट वैसा करना पॉसिबल है ये अपन ने सीखा था फर्स्ट लेक्चर में। यू रिमेंबर दैट एग्जांपल जहाँ पे मैंने प्लेन मिरर्स और लेंसेज दो चीजें साथ में बनाई थी? हाँ सर। और लेंसेज ने जब रेज को कन्वर्ज किया, मैंने प्लेन मिरर को बीच में ही उसके पाथ में ला दिया था, तो प्लेन मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल बन गया था, याद है वो चीज? यस सर। यस सर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, अपन बाद में एग्जांपल्स में देखेंगे, बट अभी मैंने जो 4 केसेस तुम्हें बताए उसी को मैं समराइज कर देता हूँ। उसी को समराइज करते हुए वी विल ट्राई टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन v एंड u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। x एक्सिस पे मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले रहा हूँ और y एक्सिस पे मैं v को प्लॉट कर रहा हूँ, इमेज डिस्टेंस। और यहाँ पे कौन से पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बताओ? -f, और यहाँ पे भी मैं -f पॉइंट को मार्क कर रहा हूँ। तुमने मैथ्स में एसिम्पटोट्स के बारे में पढ़ा है? व्हाट आर एसिम्पटोट्स? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। जहाँ पे ग्राफ इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तुमने पढ़ा होगा ना, tan थीटा के ग्राफ में भी एसिम्पटोट्स बनते हैं π/2 पे। यस सर। यस Yes, सर। sir. तो वैसे ही यहाँ पे माइनस फोकस पे एक एसिम्पटोट बना दो, वर्टिकल एसिम्पटोट, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बना दो। ये एसिम्पटोट क्यों बना रहे ये तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। ये दो एसिम्पटोट्स बना दो। और केस 1 में ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था? माइनस ये इंफाइनाइट दो से। है फोकस। अच्छा, इधर एक और पॉइंट मार्क कर देते हैं, -2f, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट होगा और ये फोकस वाला पॉइंट। तो देखो जब u की वैल्यू, व्हेन u, केस 1 में अपन ने क्या सीखा था? व्हेन u वाज गोइंग फ्रॉम -∞ टू -2f, v कहां से कहां जा रहा था इस रेंज के लिए? जब u -∞ पे था तब v -f पे था, और जब u -2f पे आया तब v भी -2f पे आ गया। तो ग्राफ कैसा होगा? जब u -∞ को टेंड कर रहा है, जब u -∞ के नजदीक जा रहा है, तब v किसके नजदीक जा रहा है? सॉरी, ये -f होना चाहिए। तब v -f के नजदीक जा रहा है। एक सेकंड रुको, जब u -∞ के नजदीक है तब v -f के नजदीक होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे अपन इस चीज को? इस तरीके सर से। एक ग्राफ पे आपने -f ये -x और -y पे क्यों लिया है वो नहीं समझा। क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्केव के लिए नेगेटिव होता है ना, यहाँ पे अपन कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं। कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है ना, f इज नेगेटिव, और यहाँ पे मैं f को एज इट इज पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो -f नेगेटिव होगा ना, मैं फोकल लेंथ को -f मान यस रहा हूँ, सर। विच इज नेगेटिव। समझा ये लॉजिक अभी? यस सर। तो इसीलिए मैं इसको नेगेटिव डायरेक्शन में प्लॉट कर रहा हूँ। और केस 1 में अपन ने देखा था कि जब u का वेरिएशन, देखो इस डायरेक्शन में u होगा और यहाँ पे v होगा, तो जब u -∞ से -2f वेरी कर रहा है, -∞ से -2f, उस समय v कहां से कहां वेरी करेगा? -f से -2f, ये v का वेरिएशन होगा। तो ग्राफ इस तरीके से दिखाई देगा ना अपन को, -f से -2f। तुमने ग्राफ प्लॉटिंग नहीं सीखा होगा ना अभी तक मैथ्स में, तो शायद तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, सर नहीं समझ रहे हैं। बट तुम्हें लॉजिक समझ में आ रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। u को अपन कहां से वेरी करवा रहे? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है u का? सर -∞। -∞। सर ये नहीं समझ रहा है। देख, u अगर -∞ को टेंड करेगा, उस समय v किसको टेंड कर रहा है? माइनस। u जब -∞ को टेंड कर रहा है तब v -f को टेंड कर रहा है।
तो वही तो कर रहा हूं मैं इस ग्राफ पे, u को माइनस इन्फिनिट को टेंड करवा रहा हूं और v को माइनस f को। ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये माइनस f है और ये माइनस इन्फिनिट। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और -2f, -2f पॉइंट भी इस पे लाई करेगा, बिकॉज जब u -2f है तब v भी -2f हो जाएगा। रुको, इसको मैं एक बार एक नए पेज पे बता रहा हूं। ये कौन सा एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल वाला u एक्सिस, एंड वर्टिकल वाला, वर्टिकल इज v एक्सिस। ये दो लाइंस मैंने बनाए, -f और ये -2f। अभी मुझे बताओ कि जब u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी के नजदीक होगी तब इमेज कहां पे फॉर्म होगा एज पर दिस केस 1। तुम जैसे जैसे u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी के नजदीक ले जाओगे तो v की वैल्यू इसको टेंड करनी चाहिए ना, -f को। तुमने tan थीटा का ग्राफ कैसा पढ़ा था, इसको इससे रिलेट करने की कोशिश करो। π/2 पे tan थीटा का ग्राफ कैसा दिखाई देता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तो ग्राफ इन्फिनिट को टेंड करता है इस तरीके से, याद है ये ग्राफ, when x is tending Yes, to sir. π/2, when x is π/2, what is y tending to, infinite। यस सर। तो ग्राफ इस तरीके से ऊपर जा रहा है। वैसे ही इस केस में when v is tending to -f, what is u tending to, -infinite। तो ये v का एक्सिस है, ये v की वैल्यू। तो जब v -f को टेंड करेगा तब u -infinite को टेंड कर जाएगा इस तरीके से, -f को कि -2f को? -f को। v तो -f को टेंड कर रहा है ना, ये v एक्सिस है। तो जब v -f के इक्वल होगा, जब v -f के इक्वल होगा, उसके करस्पॉन्डिंग देखो u किसके इक्वल हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग u -infinite के इक्वल हो रहा है। देखो अभी समझ पा रहे हो कि नहीं तुम इस ग्राफ को। जब v -f के इक्वल हो रहा है तब u -infinite के इक्वल हो रहा है, यहां से आ रहा है। और जब v -2f के इक्वल हो रहा है, जब v -2f के इक्वल हो रहा है, उस समय u भी -2f के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी इस पे अप्लाई करेगा। तो ये रीजन 1 का प्लॉट समझ में आया तुम्हें? यस सर। इस तरीके से ग्राफ वेरी करेगा। रीजन 2 में क्या होगा, रीजन 2 में u का वेरिएशन कहां से कहां हो रहा है, 2f to f। रीजन 2 को मैं यहां पे लिख देता हूं, u इज वेरिंग फ्रॉम -2f टू -f, एंड करस्पॉन्डिंगली v कहां से कहां वेरी कर रहा है, -2f से -infinity। तो देखो जब u -2f से -2f जाएगा तो v -infinite बन जाएगा। इस तरीके से ये ग्राफ आगे जाएगा और यहाँ पे -infinite वैल्यू एक्वायर कर लेगा इस तरीके से। एक्चुअली ये सारी चीजें तो मैथ्स में बाद में डिटेल में पढ़ोगे, बट फिर सर ये हाइपरबोला बनेगा। अभी के लिए शेप की फिक्र मत करो, बट ये यस ये हाइपरबोला शेप होगा। इक्वेशन डिपेंड करता है वो चीज, वो तुम मैथ्स में सीखोगे आगे डिटेल, ठीक है। अभी के लिए खाली मैं प्लॉट कैसे कर रहा हूँ उसका लॉजिक समझ लो। यहाँ पे अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये ग्राफ इसी तरीके से आगे जाएगा और जब u -f के इक्वल होगा तब v -infinite को टेंड करेगा। तो यहाँ पे एक एसिम्पटोट बन जाएगा। और मुझे बताओ जब u -f को राइट से टेंड करेगा, मतलब जैसे ही u की वैल्यू -f से राइट की तरफ हो जाएगी तब v -infinite को टेंड करेगा या +infinite को? +infinite। u is from -f to 0, v की वैल्यू +infinite से 0 हो जाएगी। तो कैन यू सी यहाँ पे ग्राफ जो पहले -infinite पे जा रहा था
वो ग्राफ सडनली प्लस इन्फाइनाइट से आना शुरू हो जाएगा जैसे ही यू की वैल्यू माइनस फोकस के राइट में होगी और यहाँ से 0 तक जाएगा। बट क्या ये 0 पॉइंट ग्राफ पे लाई करेगा? इज 0 डिफाइंड? नो सर। तो यहाँ पे एक सर्कल बना दो। सर्कल मतलब दिस इज अ नॉन एग्जिस्टेंट पॉइंट। इस तरीके से ये ग्राफ दिखाई देगा अपन को रीजन 3 के लिए, केस 3 के लिए। एंड फाइनली व्हाट अबाउट केस 4? केस 4 में यू का वेरिएशन कहां से कहां तक था? 0 से इनफाइनाइट। और v कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 से -f। तो अगर u 0 से इनफाइनाइट वेरी करेगा, 0 से इंफिनिटी, v का जो वेरिएशन है वो 0 से -f होगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो ऐसे अपन को दिखाई देगा, -f पे एसिम्पटोट बन जाएगा। This is the graph for v versus u in the case of concave mirror. मैंने तुम्हें लॉजिकली ये ग्राफ प्लॉट करके दिखाया, ये समझ में आया तुम्हें? थोड़ा थोड़ा समझा। इट्स ओके, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो वो भी क्योंकि तुमने मैथ्स में कुछ सीखा नहीं अभी तक। बट देखो इसका मैं तुम्हें एक शॉर्टकट तरीका भी सिखाऊंगा ग्राफ प्लॉट करने का। नेक्स्ट टाइम से तुम्हें ये सब इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली प्लॉट दिस ग्राफ यूजिंग वन शॉर्टकट टेक्निक। पहले मुझे बता, कुछ डाउट है यहाँ पे? हैंड रेज करके पूछ सकते हो। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 ये समझ में आ गया? देखो अभी इसका एक कोई बात नहीं, 25 कुछ लोग बोले 25% समझा, 50% समझा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम से जब तुम्हें कॉनकेव मिरर के लिए v वर्सेस u ग्राफ प्लॉट करना होगा, v वर्सेस u, v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जस्ट फॉलो दिस टेक्निक, एक्सिस बना लो। मुझे बताओ कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ को -f बना लेंगे। एंड क्योंकि फोकल लेंथ -f तो x एक्सिस पे भी -f प्लॉट कर दो, y एक्सिस पे भी -f प्लॉट कर दो, और इन दोनों पॉइंट्स पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट्स बना दो। ये तुम्हारा पहला स्टेप होगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्पटोट्स। और ऐसा करने के बाद इन एसिम्पटोट से तुम देख पा रहे हो इधर एक छोटा सा रीजन क्रिएट हो रहा है, ये वाला रीजन देखो, ये रीजन क्रिएट हो रहा है इन एसिम्पटोट से। तो इस रीजन में ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों में ग्राफ माइनस इंफिनिट को टेंड करेगा इस तरीके से। जो भी छोटा रीजन फॉर्म हो रहा होगा एसिम्पटोट से, वहां पे हॉरिजॉन्टल पे भी माइनस इंफिनिट तक एंड वर्टिकल में भी माइनस इंफिनिट तक, इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट कर दो। और एक चीज नोटिस करो कि एक स्पेशल पॉइंट इस ग्राफ पे लाई कर है। व्हाट इज दैट स्पेशल पॉइंट? -c। करेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर -2f, -2f। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट -2f पे होगा तब इमेज भी -2f पे होगा, तो v और u इन दोनों की वैल्यू -2f हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा होगा इसी ग्राफ का मिरर इमेज ऐसे प्लॉट कर दो। ये ग्राफ नीचे जा रहा है तो इसके जस्ट राइट में ये ग्राफ ऊपर से आएगा, ओरिजिन से इंटरसेक्ट करेगा और आगे जाके ऐसे बिहेव करेगा। So you can notice that both these graphs, this one and this one, they are symmetrical about this line. ये देख पा रहे हो? इस टेक्निक से एटलीस्ट तुम ग्राफ इजीली प्लॉट कर पाओगे। क्या ग्राफ प्लॉटिंग में कुछ भी दिक्कत आएगी इससे किसी को भी? यश सर वो ब्लू वाला ग्राफ आपने कैसे बनाया वो नहीं समझा। कौन सा ब्लू वाला? सर ये जो ओरिजिन से पास हो रहा है वो वाला। ये वाला? यस सर। देख सर इसके ये नीचे- आप ये प्लॉट वाला करके जो बता graph है, सकते हो। मैं बता रहा हूँ। देखिए ये जो ग्राफ है वो नीचे तक जा रहा है ऐसे, फोकस यस के सर। जस्ट में ये कहाँ पे जा रहा है? माइनस इंफिनिट पे जा रहा है। ये फोकस वाला पॉइंट था ना? यस सर। फोकस के जस्ट लेफ्ट में वो माइनस इंफिनिट तक जा रहा है, तो फोकस के जस्ट राइट में तुम जाओगे तो प्लस इंफिनिट से आना शुरू हो जाएगा वो इस तरीके से, और ओरिजिन से भी पास होना चाहिए, राइट?
ओरिजिन से भी पास होना चाहिए, ओरिजिन से क्यों पास होना चाहिए? क्योंकि जब u 0 को टेंड कर रहा था तब v भी तो 0 को टेंड कर रहा था, 0,0। ऑल्दो 0,0 एक्चुअल में लाई नहीं करेगा ग्राफ पे, बट वो उससे पास होता हुआ दिखाई तो देगा अपन को। और फाइनली राइट साइड में भी इसको ऐसे आगे इनफिनिट तक मूव करवा दो, ऐसा ग्राफ दिखाई देगा तुमको। ओके, एक बार तुम ये ग्राफ बना लोगे उसके बाद तुम खुद से ये सारे केसेस वेरीफाई कर सकते हो। पहला केस क्या था बताओ अभी मुझे, व्हाट वाज द फर्स्ट केस? u का वेरिएशन कहां से कहां तक? माइनस इनफिनिट से माइनस सेंटर ऑफ कर्वेचर माइनस इन्फिनिटी टू सी। -2f और v कहां से कहां जा रहा था? f2 f2 -f2 -2f। देखो वेरीफाई करो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। केस 1 मतलब u माइनस इनफिनिट, जब u माइनस इनफिनिट से -2f जा रहा है, जब u माइनस इनफिनिट से -2f जा रहा है, तो तुम देख पा रहे हो v की जो वैल्यू है वो -2f से फोकस आ रही है। v की जो वैल्यू है वो -2f से फोकस की तरफ जा रही है। दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ, ये येलो वाला जो ग्राफ है वो इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है, ये तुम देख पा रहे हो। v का जो वेरिएशन है वो -2f से -f ही हो रहा है ना। वैसे ही केस 2 में u कहां से कहां जा रहा है? -2f से -f, तो तुम देखो u यहाँ पे -2f से -f ही जा रहा है, और उसके करस्पॉन्डिंग v कहां से कहां जा रहा है? -2f से -इंफिनिटी। v -2f से -इंफिनिटी जा रहा है इधर ये वाले पार्ट में, ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो सब लोग? व्हाट अबाउट केस 3? केस 3 में u कहां से कहां जा रहा है? -f से 0, और v कहां से कहां जा रहा है? प्लस इंफिनिट से 0। केस 3 का ग्राफ कहां पे प्लॉट करेंगे अपन? ये वाला, दिस इज द ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू केस 3। u की वैल्यू -f से 0 जा रही है, एंड करस्पॉन्डिंगली v की वैल्यू प्लस इंफिनिट से 0 आ रही। ये केस 3 का ग्राफ होगा। एंड फाइनली केस 4, केस 4 में बताओ u कहां से कहां जा रहा है? 0 से इंफिनिट, और v कहां से कहां जाएगा? 0 से -f। u 0 से इंफिनिट जा रहा है और v 0 से -f, ये केस 4 होगा। ओरिजिन से पास होता हुआ दिख रहा है, देखो ये जो पॉइंट है इट इज नॉट एग्जिस्टिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। और मुझे बताओ केस 4 में व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज इन केस 4? ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल या वर्चुअल? और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बन रहा है? रियल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा होगा। समझा ये सबको? दिस इज द ग्राफ फॉर कॉनकेव मिरर। अगर अपन ने कॉनकेव मिरर के लिए जो लॉजिक यूज किया ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, सेम लॉजिक से अपन कॉन्वेक्स मिरर का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते। कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ देखो कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। f इज पॉजिटिव, तो मुझे एसिम्पटोट्स प्लस f पे बनानी चाहिए माइनस f पे? प्लस f। प्लस f पे एसिम्पटोट बना दो। ये u एक्सिस, ये v एक्सिस, u को प्लस f ले लो और v को भी प्लस f ले लो, और इन दोनों पॉइंट्स पे एसिम्पटोट्स बना दो। इन पे एसिम्पटोट्स बनाने पर मुझे बताओ जो स्मॉलर रीजन है वो कौन से क्वाड्रेंट में फॉर्म होता हुआ दिख रहा है? स्मॉलर रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये स्मॉलर रीजन फॉर्म हो गया, और इस स्मॉलर रीजन में ग्राफ को इंफिनिटी से इंफिनिटी पहुंचा दो, तो ये ग्राफ यहां से ऐसे पहुंच जाएगा। और कौन सा एक स्पेशल पॉइंट इस ग्राफ पे लाई करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। 2f, इस ग्राफ पे लाई करेगा, ये वाला पॉइंट। और फोकस के जस्ट राइट में अगर ग्राफ प्लस इंफिनिटी जा रहा है
तो फोकस के जस्ट लेफ्ट में ग्राफ कहां से आ रहा होगा? माइनस इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी, और जीरो से भी पास होता हुआ दिखाई देगा, और लेफ्ट साइड में इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। जो लॉजिक मैंने कॉनकेव मिरर का ग्राफ प्लॉट करने के लिए अप्लाई किया, वही सेम लॉजिक से अपन कॉन्वेक्स का भी प्लॉट कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है सबको? सर मतलब यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा ना? करेक्ट, यहाँ पे सिर्फ फोकल लेंथ का जो साइन है वो चेंज हो गया। हाँ, साइन ऑफ कन्वेक्शन चेंज होगा। राइट में एग्जिस्ट कर रहा है फोकस, और कॉनकेव में वो लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा था। यस तो इस सर। ग्राफ को ही मुझे देख के बताओ, अभी इस ग्राफ से अपन चारों केसेस स्टडी कर लेंगे। मुझे बताओ ये वाला जो रीजन है केस वन में इसको मान लेता हूं, तो केस वन में यू का वेरिएशन कहां से कहां हो रहा है? माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू ए, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो, और v कहां से कहां लाई कर रहा है? एफ माइनस इन्फिनिटी पे v कितना था? माइनस इन्फिनिटी पे v फोकस के इक्वल था। फोकस, तो व्हेन u was minus infinite, v was equals to plus f, and when u was 0, v was also tending to 0. जीरो, और तुम ये चीज भी मिरर फॉर्मूला से वेरीफाई कर सकते हो, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। इसको 1 अपॉन प्लस f लिखो या माइनस f? दिस इज 1 अपॉन प्लस f बिकॉज फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर तुम u को माइनस इन्फिनिट पुट करोगे, तो v प्लस f आ जाएगा, और u को 0 पुट करने पर भी v 0 को टेंड करेगा। दिस इज केस 1। वैसे ही केस 2 का ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, ये वाला केस में मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कैसा है? u हमेशा नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रियल ऑब्जेक्ट। और रियल ऑब्जेक्ट से कैसा इमेज प्रोड्यूस हो रहा है? v इज पॉजिटिव, वर्चुअल से हमेशा वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर में जब भी रियल ऑब्जेक्ट होगा, इमेज डेफिनेटली वर्चुअल होगा, और वो जीरो से फोकल लेंथ के बीच में ही लाई करेगा। ओके सर यहाँ पे भी ओरिजिन पे सर्कल आएगा ना? करेक्ट, यहाँ पे भी ओरिजिन पे एक सर्कल आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड केस जो है ग्राफ का, वो मुझे ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन। और मुझे बताओ ये वाले पोर्शन में u का वेरिएशन कहां से कहां है? जीरो टू फोकस, जीरो टू एफ, जीरो से फोकस। तो केस 2 को मैं यहीं पे प्लॉट कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि u की वैल्यू 0 से फोकस जा रही है, और फोकस के जस्ट लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट ऑफ फोकस। कैपिटल F मार्क कर दो इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर दो। तो जब u 0 से फोकस जा रहा है, v कहां से कहां जा रहा है? जीरो टू माइनस इन्फिनिटी, 0 to minus infinity. v is going from 0 to minus infinity. यही चीज तुम मिरर फॉर्मूला से भी वेरीफाई कर सकते हो, जैसे अपन ने कॉनकेव मिरर में किया था, सेम तरीका यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो दिस इज केस 2। कैसा ऑब्जेक्ट और कैसा इमेज बताओ? नेचर, ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा? वर्चुअल, u पॉजिटिव है और v नेगेटिव है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज क्रिएटिंग रियल इमेज। यस सर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का अपन को रियल इमेज मिल रहा है, राइट? यस सर। केस 2। और वैसे ही केस 3 तुम ग्राफ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। केस 3 में इसको मान सकते हो, ये वाले पार्ट को। एक्चुअली यहाँ पे मैं केस 3 और केस 4 दोनों को मर्ज कर देता हूँ। ये पूरा जो है, यहाँ से 2f तक केस 3 था, और यहाँ से इन्फिनिटी तक केस 4 था, दोनों को मैंने मर्ज कर दिया। तो केस 3 और केस 4 को मर्ज करने पर u का रेंज क्या आएगा बताओ? फोकस टू फोकस टू इन्फिनिटी, Focus to infinity. फोकस टू इन्फिनिटी। एंड करस्पॉन्डिंगली v का रेंज क्या आ रहा है? प्लस इन्फिनिटी टू फोकस, प्लस इन्फिनिटी टू फोकस। और यू शुड अंडरस्टैंड दैट u इज जस्ट लेफ्ट ऑफ फोकस और राइट ऑफ फोकस। इस केस में u इज राइट, जस्ट राइट ऑफ फोकस। तो जैसे अपन ने कॉनकेव मिरर में किया था ना, वैसे ही तुम कॉन्वेक्स में भी वेरीफाई कर सकते हो कि u जब फोकस के जस्ट राइट में होगा तो v प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, और u जब फोकस के जस्ट लेफ्ट में होगा तब v माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पे नेचर बताओ क्या होगा केस 3 एंड केस 4 में? ऑब्जेक्ट कैसा और इमेज कैसा? वर्चुअल, u और v दोनों पॉजिटिव, u और v दोनों पॉजिटिव, दोनों वर्चुअल,
वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, काफी इंटरेस्टिंग केस है। वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल और उसका इमेज भी वर्चुअल बन जाएगा। कैसे बनेगा उसकी फिक्र मत करो, अभी अपन वैसे एग्जांपल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स बाद में। सर केस 3 का आप रे डायग्राम बना सकते हो। रे डायग्राम भी मैं बताऊंगा, हर एक केस का सेपरेटली तुम्हें रे डायग्राम मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, अभी तुम्हें ये केसेस समझ में आ गए सारे कॉन्वेक्स के लिए भी, जैसे अपन ने कॉन्केव के लिए डिफाइन किए थे। कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ और ये चारों केसेस। ओके, कुछ डाउट है किसी को अभी तक? नो सर। मैं सारी चीजें समराइज कर दूंगा, डोंट वरी। वी कैन प्रिपेयर अ टेबल एंड समराइज एवरीथिंग, बट बिफोर समराइजिंग एवरीथिंग लेट अस डिफाइन वन मोर टर्म, मैग्निफिकेशन। इमेज का नेचर एनलार्ज्ड होगा, डिमिनिश्ड होगा, ये अपन को अगर प्रेडिक्ट करना है तो अपन को उसका मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए। आई एम श्योर तुमने ये स्कूल में भी पढ़ा होगा, एनलार्ज्ड इमेज कब होगा, डिमिनिश्ड कब होगा। यस सर। तो उसको नहीं वापस सर। कोई बात नहीं, उसको मैं डिटेल में बता दूंगा अभी। ये रे डायग्राम मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। कॉन्वेक्स का भी केस हो गया। मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। मैग्निफिकेशन का पहला टाइप होता है ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन मतलब अगर इसको मैं ऑब्जेक्ट मान रहा हूं और इसका इमेज अगर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ट्रांसफर्स मतलब परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन था, h0 मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड hi मतलब हाइट ऑफ इमेज। तो वी कैन डिफाइन मैग्निफिकेशन बाय द फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होगा मैग्निफिकेशन का। बेसिकली ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में इमेज का हाइट कितना टाइम्स मैग्नीफाई हो गया, राइट। और एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे hi और h0 इन दोनों को अपन प्रॉपर साइन के साथ इनपुट करेंगे। प्रॉपर साइन मतलब अपन ने पॉजिटिव किसको माना था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे? प्रिंसिपल ऊपर। एक्सिस के ऊपर अपन ने पॉजिटिव माना था और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला डायमेंशन नेगेटिव माना था। तो प्रॉपर साइन के साथ अपन h0 और hi की वैल्यूज इनपुट करेंगे। ओके, नाउ टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड v। u को अपन ने क्या डिफाइन किया था, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड v वाज इमेज डिस्टेंस। तो अगर मुझे मैग्निफिकेशन u और v के टर्म्स में निकालना हो तो यहाँ पे ये वाला रे डायग्राम देखो। अपन ने रेस के बारे में सीखा था कि जो रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस। तो ये वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर रही, और जो रे पोल को हिट कर रही, पोल को हिट करने पर उसका रिफ्लेक्शन सेम एंगल पे हो जाएगा सिमेट्रिकली। यस सर। और ये दोनों रेस जहाँ पे भी मीट कर रही होगी वहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। यस सर। और नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट ट्राइंगल BPA एंड ट्राइंगल B'PA', ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है। डायग्राम में फिगर आउट कर पा रहे हो, ट्राइंगल BPA, ये वाला ट्राइंगल जिसको मैंने हैच किया, ट्राइंगल BPA एंड ट्राइंगल B'(A') जिसको मैं येलो में हैच कर रहा हूँ, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है। और अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है तो उनके साइड्स के रेशियो सेम होनी चाहिए। साइड्स के रेशियो मतलब AP अपॉन A'(P) शुड बी इक्वल्स टू AB अपॉन A'(B), A'(B'। और अभी इन सारे पैरामीटर्स के वैल्यूज इनपुट कर दो विद प्रॉपर साइन। AB को मैं प्लस h0 लिख सकता हूँ, और वैसे ही A'(B' को मैं माइनस hi लिख सकता हूँ क्योंकि वो नीचे की तरफ। AP को माइनस u और A'(P) को माइनस v। ये सारे वैल्यूज इनपुट करने के बाद वी विल गेट h0 अपॉन hi टू बी इक्वल्स टू माइनस v/u। तो नेक्स्ट टाइम से तुम लोग मैग्निफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, माइनस v/u। ये डेरिवेशन समझ में आया सबको? मैग्निफिकेशन कैन बी रिटन एज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और माइनस v/u। सर तो मैग्निफिकेशन का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है?
मैग्निफिकेशन का प्रॉपर डेफिनेशन मतलब द फैक्टर बाय विच इमेज विल बी एनलार्ज्ड लैटरली। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज लैटरली कितना एनलार्ज होगा, कितने फैक्टर से एनलार्ज होगा, उसको अपन मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और मैग्निफिकेशन क्या जरूरी है हमेशा पॉजिटिव हो या नेगेटिव भी हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखो अगर मैं मैग्निफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला ऑब्जर्व करूं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अपन ने ऑलरेडी डिराइव कर लिया -v/u, और इस फॉर्मूला को ऑब्जर्व करके अपन क्या क्या कंक्लूजन्स नोटिस कर सकते। पहला कंक्लूजन, अगर u और v का साइन सेम हो गया, इफ u एंड v आर ऑफ सेम साइन, u और v का साइन सेम होना मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे है कि ऑपोजिट साइड पे? सेम साइड। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन सेम साइड ऑफ द मिरर, सेम साइड ऑफ द मिरर। तो इस केस में मैग्निफिकेशन का साइन कैसा आएगा? अगर v और u दोनों सेम साइन के, तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा v/u, और एक नेगेटिव साइन पहले से, तो कैन यू ऑब्जर्व दैट मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव इन दिस केस। और मैग्निफिकेशन का नेगेटिव आना मतलब इमेज का नेचर इरेक्ट या इन्वर्टेड? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन का नेगेटिव आना मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऑपोजिटली ओरिएंटेड, तो उसको अपन इन्वर्टेड इमेज बोलते। और वैसे ही अगर u और v सेम साइन के बदले ऑपोजिट साइन के हो गए, ऑब्जेक्ट एंड मिरर आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर, इस केस में क्या होगा? इस केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा और नेचर क्या बोलोगे? इरेक्ट। नेचर इरेक्ट हो जाएगा। ये सारे पॉइंट सेम होंगे। ये समझ में आ गया ना सबको? ये स्टेटमेंट सेम होगा पहले जैसे। सर ये स्टेटमेंट समझ गया, बट ये सब का रे डायग्राम आप बना दोगे क्या एक बार? रे डायग्राम मैं अगले क्लास में बना के दिखा दूंगा हर एक केस के लिए, और ये स्लाइड्स में तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। इन स्लाइड्स पे ऑलरेडी रे डायग्राम बने हुए, तो एक बार तुम पहले खुद से स्टडी कर सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें वापस वो डिटेल में बता दूंगा, ठीक है? बट ये फॉर्मूला से तुम्हें समझ में आ रहा है ना, -v/u से अपन ये सारी चीजें नोटिस कर सकते हैं। एक और चीज, इफ v इज मोर देन u, अगर इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से बड़ा हो गया, विदाउट वरिंग अबाउट द साइन, खाली मैग्नीट्यूड्स की बात कर, तो मैग्निफिकेशन का भी मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा हो जाएगा। और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर 1 से बड़ा हो गया, तो हाइट ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। तो यहाँ पे तुम नेचर क्या बोलोगे, एनलार्ज या डिमिनिश्ड? एनलार्ज। एनलार्ज। यहाँ पे तुम एनलार्ज्ड इमेज बोल सकते हो। एनलार्ज या डिमिनिश्ड ये जानने के लिए साइन की फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम खाली मैग्नीट्यूड को देखोगे। अगर 1 से बड़ा है तो एनलार्ज, और सिमिलरली अगर 1 से छोटा होगा तो डिमिनिश्ड। इफ v इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हो जाएगा, दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे तुम इसका नेचर डिमिनिश्ड बोल सकते हो। सर साइन से क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? देख, साइन तुझे खाली ये बताएगा ना इमेज सेम डायरेक्शन में है ऑब्जेक्ट या ऑपोजिट डायरेक्शन में, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट। बट एनलार्ज्ड है कि डिमिनिश्ड है वो तो खाली मैग्नीट्यूड से बताएगा, देखो कितना बड़ा या फिर कितना छोटा इमेज फॉर्म हो रहा है। यस सर। सर आप एग्जांपल दे सकते हैं? देख, अगर मान ले ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है मान ले, और ये मिरर है। मिरर कॉन्वेक्स कॉन्केव कुछ भी हो सकता है, मैं उसका नेचर नहीं बता रहा, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। अगर ये मिरर है और मैं तुझसे अगर बोलूं कि इमेज भी इसी साइड पे फॉर्म हो रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे है तो नेचर कैसा होगा, इन्वर्टेड कि इरेक्ट? फर्स्ट पॉइंट देख, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, तो इमेज डेफिनेटली इन्वर्टेड फॉर्म होगा। और अगर मैं मानूं कि इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये वाले पॉइंट पे, तो मुझे बता कि इमेज का डिस्टेंस बड़ा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर बड़ा है तो मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होगा, 1 से बड़ा या छोटा? छोटा होगा। 1 से छोटा होगा, तो इमेज का जो हाइट है वो कम हो जाएगा ना। तो इसका हाइट प्रेडिक्ट करने के लिए क्या देखो साइन की जरूरत है? मैग्निफिकेशन का साइन तो देखो खाली इतना बता रहा है कि इमेज नीचे की तरफ होगा। मैग्निफिकेशन का नेगेटिव आना तुझे खाली ये बता रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है
तो इमेज नीचे की तरफ होगा, लेकिन इमेज का साइज कितना होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, क्या उसका साइन से कुछ भी लेना देना है? नो सर। वो तो देखो खाली मैग्नीट्यूड से बताएगा ना। यस सर। समझा अभी ये पॉइंट? यस सर। तो मैग्निफिकेशन के लिए ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। और आखिरी 5 मिनट में आई विल जस्ट समराइज एवरीथिंग फॉर कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के लिए अपन ने जो कुछ भी पढ़ा अभी तक आज के लेक्चर में, वो मैं सब कुछ समराइज कर रहा। एंड कॉन्वेक्स के लिए फिर तुम सेम तरीके से खुद से ट्राई कर सकते हो। ओके, कॉन्वेक्स मिरर का तुम खुद से ट्राई करना। अपन कॉन्केव मिरर का एक टेबल बना रहे फॉर ऑल द केसेस। फर्स्ट कॉलम में मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान रहा हूं, सेकेंड कॉलम में इमेज का लोकेशन, इमेज डिस्टेंस, थर्ड कॉलम में मैग्निफिकेशन, एंड फाइनली फोर्थ कॉलम में नेचर ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट से माइनस एफ, जस्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ फोकस, लेफ्ट ऑफ फोकस। तो इमेज बताओ याद है कहां से कहां बन रहा था? माइनस एफ से माइनस इन्फिनिटी। और इनको कंपेयर करके मुझे बताओ कि मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा है, वी या यू? मैग्नीट्यूड वाइज किसकी वैल्यू बड़ी होगी, वी की या यू की? यू। वी। अच्छा रुको, कुछ तो गड़बड़ किया अपन ने, ये वैल्यूज गलत लिखी अपन। सर 2f आएगा ना? माइनस 2f। माइनस 2f, तो ये माइनस 2f से माइनस इन्फिनिटी वैरी करेगा। एक मिनट रुको, सर f से 2f आएगा ना? मुझे बताओ जब u माइनस इन्फिनिट था उस समय v माइनस f था ना, और जब u माइनस 2f हुआ तब v भी माइनस 2f हो जाएगा। -2f। सर -2f। तो कौन बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज, v या u? u बड़ा होगा ना मैग्नीट्यूड वाइज। यू सर यू। तो मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से बड़ा या छोटा? छोटा। 1 से छोटा, क्योंकि u मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है। लेकिन u और v सेम साइन के, तो मैग्निफिकेशन का साइन कैसा होगा माइनस v बाई यू, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होगा। v और u सेम साइन के, तो अलग से एक माइनस साइन भी है बाहर, तो ओवरऑल ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेचर कैसा, रियल ऑब्जेक्ट क्योंकि u नेगेटिव है, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज क्योंकि v भी नेगेटिव है। इरेक्ट या इन्वर्टेड? इन्वर्टेड। नेगेटिव साइन मतलब इन्वर्टेड, और मैग्नीट्यूड 1 से छोटा मतलब एनलार्ज्ड या डिमिनिश्ड? डिमिनिश्ड। तो ये चीजें अपन बोल पा रहे नेचर के बारे में केस 1 में। वैसे ही केस 2 में u का वेरिएशन, अच्छा केस 1 में मुझे लेफ्ट ऑफ f स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं थी, ये तो ऑब्वियस था, इसको अपन केस 2 में स्पेसिफाई करेंगे। केस 2 में u की वैल्यू -2f से लेके -f एंड जस्ट लेफ्ट ऑफ फोकस। तो जब u -2f पे था तब v भी -2f पे था, और जब u -f के जस्ट लेफ्ट में था तब इमेज माइनस इन्फिनिट पे बन गया था। यस सर। मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा, v या u? वी। मैग्नीट्यूड वाइज v बड़ा, और साइन दोनों का सेम है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। तो अगेन रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, इन्वर्टेड इरेक्ट, इन्वर्टेड but magnification greater Enlarged. than enlarged. And finally third case, u की वैल्यू कहां से कहां वेरी करवाएंगे, एक सेकेंड। -f to 0। माइनस एफ से 0, और यहाँ पे वो राइट ऑफ f हो जाएगा। तो जैसे ही वो f के राइट में गया तो इमेज जो है वो प्लस इन्फिनिटी पे फॉर्म हो जाएगा। यस सर। प्लस जीरो इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये भी 0 पे चला जाएगा।
Yes, sir. तो v का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा ना, Yes, sir. मैग्निफिकेशन इज अगेन मोर देन 1, और साइन कैसा होगा मैग्निफिकेशन का, माइनस v बाई, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि Yes, v sir. पॉजिटिव है और u नेगेटिव, और अगर v पॉजिटिव और u नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन रहा है। और नेचर कैसा, इरेक्ट एंड एनलार्ज, ये केस 3 होगा। सर हाँ बताओ। सर फर्स्ट केस में रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज होना चाहिए ना, आपने रियल ऑब्जेक्ट लिखा है। करेक्ट करेक्ट, ये गलती से लिख दिया, ये रियल इमेज होगा, सही बोल रहे। ओके, एंड फाइनली लास्ट केस में मुझे बताओ ऑब्जेक्ट का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक, u को 0 से प्लस इनफाइनाइट, यस v 0 से माइनस फोकस, यस सर। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 और मोर देन 1, मैग्नीट्यूड लेस देन 1 is less than 1, and what about the sign, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि u पॉजिटिव v नेगेटिव, तो अगर ऑपोजिट साइन के है v और u तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या बन रहा है, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, एंड नेचर कैसा, इरेक्ट एंड लार्ज, डिमिनिश्ड। यस सर सॉरी, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आ रहा है ना। तो देखो ये सारे केसेस तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए, अपने बैक ऑफ द माइंड में तुम्हें ये सारे केसेस रिकलेक्ट होने आने चाहिए। कभी भी कुछ सवाल आया तो तुम्हें रिकलेक्ट होना चाहिए कि कौन से केस में क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें कैसे सवाल आ सकते, न्यूमेरिकल्स तो आ ही सकते, लेकिन कॉन्सेप्चुअल सवाल कैसे आएंगे, अगर मैं तुम्हें कुछ स्टेटमेंट्स दूं, मुझे बताओ कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है कि फॉल्स। वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्केव मिरर, फॉर कॉन्केव मिरर, ये कॉमन स्टेटमेंट है सबके लिए। फॉर कॉन्केव मिरर virtual object can form virtual image, is this statement true or false? false false होगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट तो इमेज डेफिनेटली रियल होगा। यस सर। सेकंड स्टेटमेंट, virtual object forms real image which is diminished, real image which is correct। और अगर यही which is enlarged लिखा होता तो virtual object forms real image which is enlarged, ये लिखा होता तो false तो ऐसे अलग अलग तुम्हें परम्यूटेशन आनी चाहिए। virtual object forms real image which is enlarged, ये false हो जाता है। ऐसे घुमा फिरा के वो लोग स्टेटमेंट्स दे सकते। real object can form real image which may be either diminished or either enlarged, is it true or false? true Real object can form real image either diminished or enlarged, ये true है कि false है? ट्रू, ये true होगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा दिया होता कि real object always forms real image which is always enlarged, तो ये false होता, false ये false होता। समझ में आ रहा है? तो ऐसे अलग अलग स्टेटमेंट्स अगर वो घुमा फिरा के दे रहे, उसका आंसर तुम तभी दे पाओगे जब तुम्हें ये टेबल अच्छे से पता हो। सर कॉन्वेक्स के लिए ये टेबल आप बनवाओगे अभी? कॉन्वेक्स के लिए अभी नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम बनवाऊंगा, बट तुम खुद से एक बार ट्राई करना। जैसे अपने कॉन्केव के लिए बनाया, तुम्हें होमवर्क के लिए मैं यही दे रहा हूँ। ट्राई सिमिलर थिंग फॉर कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो। और तुम्हारे साथ मैं जो भी लेक्चर नोट्स शेयर करने वाला हूँ, काफी सारी चीजें ऐसी होगी कि जो आज के लेक्चर में अपन ने नहीं की अभी तक, बट स्टिल उसको एक बार तुम पढ़ के रखना। मैं अगले लेक्चर में तुम्हें बता दूंगा वो सारी चीजें। ओके सर वो कॉपी करना है क्या? मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो तुम बाद में कॉपी कर सकते हो। लेक्चर रिकॉर्डिंग और लेक्चर नोट्स में शेयर कर दूंगा दोपहर में। नो सर, वो जो आप एक्स्ट्रा नोट्स भेजोगे। जो सर एक्स्ट्रा नोट्स भी तुम कॉपी करके रख सकते हो पहले से, और अगर तुम्हें लेक्चर के बाद कॉपी करना है तो लेक्चर के बाद भी कर सकते हो, जब तुम लेक्चर में सीखोगे उसके बाद, बट एटलीस्ट पढ़ के रखना पहले से। ओके, एंड रिगार्डिंग क्विज 3 एंड क्विज 4, उसके सॉल्यूशंस मुझे अभी तक बनाने का टाइम नहीं मिला, मैं 1-2 दिन में बना दूंगा। इन केस अगर मैं नहीं बना पाता हूँ तो मैं एक्स्ट्रा डाउट लेक्चर रख दूंगा उसके लिए नेक्स्ट वीक। डू यू वांट एक्स्ट्रा डाउट लेक्चर फॉर अदर डाउट्स आल्सो, अदर लेक्चर डाउट्स? yes sir yes sir please यस सर। अच्छा, तो संडे को कल शेड्यूल आ जाएगा, तो डाउट्स के लिए मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर शेड्यूल करवा दूंगा जो तुम्हारे रेगुलर लेक्चर से क्लैश ना हो रहे हो। मोस्टली इवनिंग में ही रखूंगा क्योंकि इवनिंग में जनरली तुम फ्री होते हो। यस सर। उस लेक्चर में यस तुम सर। अब तक अपन ने जो भी पढ़ा
उसमें तुम्हें कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं वो तुम क्लैरिफाई कर सकते हो। ओके ठीक है, चलो फिर और कुछ पूछना है? सर असाइनमेंट्स के डाउट भी उसमें पूछ सकते हैं ना? पूछ सकते हैं। इनकेस तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस देख के कुछ समझ में नहीं आया तो तुम Yes, उसमें sir. असाइनमेंट्स, क्विज़ेस सबके डाउट्स पूछ सकते हो। Okay, sir. शुभम? Hello, sir. Yes, tell me. We have only these many, like 4 cases only for concave mirror, right? Correct. Only 4 cases. And So- even for convex, we will have 4 cases. So, but in like the 10th, we did those ray diagram wala cases. Are those different from these? No, they are same only. वो इसी में आ जाते। रे डायग्राम अपने आज बनाया नहीं है, बट रे डायग्राम कैसे तुम्हें दिखाई देंगे उसके स्लाइड्स में तुम्हें आज भेज दूंगा PDF। उसको तुम पहले से पढ़ के रख सकते हो और अपन अगले लेक्चर में इसको डिटेल में मैं तुम्हें समझा दूंगा। Okay, sir. कॉन्केव मिरर। ओके, तुम्हें ऑलरेडी पता है ना जो स्टैंडर्ड रेज है वो किस तरीके से बिहेव करते। पैरेलल रेज फोकस से पास होते, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस रे डायग्राम ऑन योर ओन। एक बार खुद से पढ़ के देखना। Okay, sir. Thank you. ओके चलो, और कुछ पूछना है किसी को भी? ओके चलो, बाय गाइस, बाय एवरीवन, टेक केयर। सर हाँ बताओ। सर सर एक्चुअली सर वो कॉन्केव मिरर आप पढ़ा रहे थे सर मेरा ध्यान ज्यादा दे नहीं पाया था सर, मुझे नींद आ रही थी, तो सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ तो समझ में आ जाएगा ना मुझे। मोस्टली कोई बात नहीं, डिफिकल्ट नहीं है ना? अगर कॉन्वेक्स आसान है। कॉन्केव समझ में आएगा तो कॉन्वेक्स डिफिकल्ट नहीं है ना? नहीं डिफिकल्ट है, तुम रिकॉर्डिंग देख लो। मैंने कॉन्वेक्स का बताया भी नहीं, कॉन्वेक्स का मैंने तुम्हें होमवर्क के लिए दिया, तुम्हें खुद से सर करना। कॉन्वेक्स अच्छा अच्छा, ठीक है, तो सॉरी कोई सर, मुझे बात लगा पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, तुम खुद से कर लो। इनकेस नहीं ठीक है। समझ में आता तो अगली बार पूछ लेना मुझे। ओके चलो, बाय Okay, एवरीवन। sir.